व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो हमने क्या किया गया, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मतलब इजेक्शन ऑफ फिनोमिना इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन वी इंसिडेंट द लाइट, ठीक है ना, ऑन ए मेटल सरफेस। किसी मेटल सरफेस के ऊपर जब हम कोई लाइट डालते हैं तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं, तो इस तरह का जो फिनोमिना ऑब्जर्व करते हैं वो आपका क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने देखा होगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी हम यूज़ करते हैं आजकल। हमारी जो ट्यूब लाइट है, जो भी लाइट होती है स्ट्रीट लाइट, उनके वो अपने आप स्विच ऑफ स्विच ऑन हो जाते हैं, तो उनके अंदर भी फोटो इलेक्ट्रिक सेल आपका यूज होता है। तो सबसे पहले कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, कैसे हमने उसको ऑब्जर्व किया गया। जो आपका हेनरी हर्ट्ज था, हेनरी हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया उसने, एक यहाँ पे मेटल सरफेस को यूज कर लिया। ये उसने यहाँ पे क्या ले लिया, मेटल्स। यहाँ पे उसने क्या ले ली, कोई मेटल ले ली, मेटल्स। यहाँ पे उसने डिटेक्टर ले लिया, यहाँ पे ये क्या है आपका डिटेक्टर्स, डिटेक्टर्स, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ से सोर्स से उसने लाइट डालनी शुरू कर दी यहाँ पे, ठीक है ना। ये सोर्स था, सोर्स से यहाँ से लाइट आई और इस मेटल सरफेस के ऊपर गिरने स्टार्ट हो जाएगी। तो उसने देखा, उसने इसके लिए, इसको स्टडी करने के लिए 2 पैरामीटर यूज़ किए। हमारे 2 पैरामीटर यूज़ किए, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। सबसे पहले उसने फ्रीक्वेंसी का क्या पैरामीटर उसने यूज़ किया, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट था। उसने देखा, उसने यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट ले रखा था, उसने यहाँ पे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की, एक फ्रीक्वेंसी की लाइट डालना स्टार्ट की, इलेक्ट्रॉन निकले नहीं। फिर उसने और बढ़ाता गया तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता गया। उसने ऑब्जर्व किया एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएंगे। उसने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया तो उसने देखा इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ उसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है। उसने देखा यहाँ पे, उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन करता है, फर्स्ट क्या करता है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उसका आता है द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, emission of electrons start at a particular frequency, particular frequency। उसने देखा जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो उसने लाइट डाली है, यहाँ पे उसने जो लाइट यूज़ की है वो पहले लो फ्रीक्वेंसी की लाइट उसने यूज़ की थी, तो उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज हुए। फिर उसने अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता गया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता गया, तो उसने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू हो गए। फिर उसने क्या किया, सेकंड में फिर उसने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, उसने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया। व्हेन हेनरी हर्ट्ज इंक्रीज द, व्हेन ही increase the frequency, he observes that उसने क्या ऑब्जर्व किया, द स्पीड ऑफ ए लाइट इंक्रीज, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड। उसने देखा इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रही थी वो सिर्फ स्पीड बढ़ी है और कोई फर्क नहीं पड़ा है। फिर और उसने फ्रीक्वेंसी बढ़ाता गया, तो उसने ऑब्जर्व करता गया कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे जैसे उसने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई लाइट ऑफ सोर्स की, उसने ऑब्जर्व किया कि आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज होती है। तो 2 ऑब्जर्वेशन उसने किए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन को निकलना स्टार्ट हुआ, जिस फ्रीक्वेंसी का उसने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसका नाम दिया उसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एमिट, जिसके ऊपर वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है एट विच द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एमिट, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ने एमिट करना स्टार्ट किया। फिर उसने क्या किया, नेक्स्ट उसने ये देखा, उसने मेटल को बदल के देखा, मेटल को चेंज करके देखा। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, उसने मेटल को चेंज करके देखा, तो उसने देखा कि हर एक के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे उसने मेटल को लिया, जैसे मान लिया उसने सोडियम को लिया,
उसने सीजियम को लिया, जैसे सोडियम मेटल को लिया है, सीजियम मेटल को लिया। सोडियम के लिए उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 2.3 आपकी जो उसने फ्रीक्वेंसी की जगह उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके देखा। फ्रीक्वेंसी हम एनर्जी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या होता है? एच म्यू। तो उसने देखा फ्रीक्वेंसी जो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसको हम नोट करते हैं म्यू नोट से। तो हमारी जो ये इसको हम जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं उसको बोल देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसको क्या बोल देंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो उसने देखा अलग अलग मेटल के लिए, आपको पता एनर्जी डायरेक्टली प्रपोज फ्रीक्वेंसी, जैसे हम बोलेंगे भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ली तो उसका मतलब उसने एनर्जी ज़्यादा ली। तो उसने देखा यहाँ पे इसके लिए उसने जो पोटेंशियल यहाँ पे जो एनर्जी ली जिसको हम बोल देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो उसने थ्रेशोल्ड एनर्जी ली वो आपकी इतनी थी। उसने दूसरी मेटल लेके देखा, उसने देखा सीजियम। सीजियम के लिए देखा उसने और भी कम की जरूरत पड़ती है 2.14। अपने सीजियम मेटल लिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे इसके लिए सीजियम मेटल के लिए हमारी 2.14, ठीक है ना। उसने फिर दूसरी मेटल लेके देखी, उसने आपकी मैग्नीशियम मेटल लेके देखी। मैग्नीशियम मेटल के लिए उसने कितना 3.1 है, मैग्नीशियम मेटल के लिए 3.7। उसने फिर आपका क्या लेके देखा? उसने सिल्वर को लेकर देखा। सिल्वर जो मेटल ली, सिल्वर मेटल के अंदर 4.8। उसने कॉपर मेटल को लेके देखा। कॉपर मेटल के अंदर उसने ऑब्जर्व किया कि 4.3 और कॉपर के अंदर उसने ऑब्जर्व किया 4.8। तो इसका मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इसकी सबसे कम है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। ये क्या है? जितनी ज्यादा थ्रेश जो बाइंडिंग एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स थ्रेशोल्ड एनर्जी। हम यह बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इससे हमें पता चलता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारी जो है, अगर किसी की थ्रेशोल्ड ज़्यादा एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जो बाइंडिंग कर रहा है न्यूक्लियस के द्वारा, जो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो आपका ज़्यादा होगा। तो देखो कॉपर की सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये चीज़ें उसने 3 ऑब्जर्वेशन उसने की विद द हेल्प ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फिर उसने सेकेंड पैरामीटर लिया। सेकेंड पैरामीटर के अंदर उसने क्या ऑब्जर्व किया? इंटेंसिटी। सेकंड उसने पैरामीटर लिया, सेकंड पैरामीटर के अंदर उसने क्या ऑब्जर्व किया? इंटेंसिटी को। सेकंड पैरामीटर उसने लेके देखा। सेकंड पैरामीटर क्या था? इंटेंसिटी। फिर जो सोर्स है आपका, उसने क्या किया? इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। उसने यहाँ पे जो आपकी है जो इंटेंसिटी है उसको उसने इंक्रीज किया। तो उसने देखा इलेक्ट्रॉन जैसे पहले इंटेंसिटी कम थी। इंटेंसिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? ब्राइटनेस ऑफ ए कलर को। ये हमारा ध्यान रखना है। इंटेंसिटी क्या करती है? ब्राइटनेस ऑफ ए कलर, ठीक है, ब्राइटनेस ऑफ कलर्स। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी एक्सप्लेन करती है? फ्रीक्वेंसी हमारी जो होती है वो एक्सप्लेन करती है कलर ऑफ ए सब्सटेंस, जो भी है सब्सटेंस की कोई कलर क्या है वो होगा। तो उसने देखा जैसे जैसे उसने इंटेंसिटी बढ़ाई सोर्स की, उसको ऑब्जर्व हुआ पहले इंटेंसिटी कम ली 1 इलेक्ट्रॉन, फिर उसने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, फिर उसने इंटेंसिटी और बढ़ा दी और इलेक्ट्रॉन रिलीज होना स्टार्ट हो गए, और इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी तो और इलेक्ट्रॉन ऐसे इंक्रीज होते चले गए, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी से उसने क्या ऑब्जर्व किया? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, number of emission of electrons directly proportional to the intensity of light। उसने देखा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ इमिशन निकल सकता है। तो जो आपका आइंस्टाइन था, आइंस्टाइन ने इसके लिए नोबेल पुरस्कार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर मिला। इसने एक्सप्लेन किया, सबसे पहले इसने एक्सप्लेन किया फोर इमिशंस
ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स, वन फोटोन इज नीडेड। उसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक फोटोन की जरूरत है, दो इलेक्ट्रॉन निकालने तो दो फोटोन। तो अभी क्या था, पहले हम क्या था, इंटेंसिटी कम थी, एक फोटोन गिरा एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब एक साथ में दो फोटोन आने स्टार्ट हो गए, दो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट, फिर हमने इंटेंसिटी और बढ़ा दी, हमने उसको 10 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो हमारे एक साथ में 10 फोटोन हमारे इंक्रीज होते हैं, तो हमारी लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी इंक्रीज की वैसे वैसे हमारे क्या, इंटेंसिटी इंक्रीज का मतलब एक टाइम में नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन का मतलब कितने पैकेट हमने यहाँ पे डाल रहे हैं, तो हमारे वैसे वैसे हमारे जो है, जितने हमने क्या किया, जितने ज़्यादा हमने पैकेट डाले तो हमारे एक साथ में उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ठीक है ना। तो हम बोल सकते, तो इसने जो आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन बनाई है, ठीक है ना, आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन बनाई है इसी को मॉडिफाई करते गए। सबसे पहले जो आपकी, ठीक है, इसको आइंस्टाइन की जो इक्वेशन बनाई, इसने बोला जो भी कोई भी मेटल अगर हम सरफेस लेते हैं, कोई भी मेटल सरफेस लेते हैं, तो इसके ऊपर जैसे ही लाइट गिरती है तो लाइट क्या होती है, यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, ठीक है ना, यहाँ से क्या निकल के जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट्स, इंसिडेंट लाइट्स, ठीक है, इंसिडेंट लाइट्स, ये हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो इसने बोला जो भी इंसिडेंट लाइट होती है, ये क्या है, जो लाइट क्या होती है, इंसिडेंट रेडिएशंस, इंसिडेंट्स लाइट्स किसके बराबर होगी, कुछ एनर्जी हमारी किस में यूज हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शंस, वर्क फंक्शंस, मतलब उसमें से जिसको हम W से भी नोट कर सकते हैं, W नोट्स। उसने बोला उसकी अगर ये दोनों एनर्जी बराबर है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा। तो इसने बोला कि जो बाकी की एनर्जी है वो कहाँ चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv की स्क्वायर। तो हमारी जो सेकेंड एनर्जी है, हमारी जो आपकी क्या है, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, कितनी लाइट इसके ऊपर गिरी, हमारी कितनी लाइट इसके ऊपर गिरी, इसको हमने सपोज कर लिया, वो हमारी लाइट थी कितनी, h, और यहाँ पे जो बाइंडिंग फोर्स को रिमूव करने में यूज होगी h0। ये एनर्जी कौन सी है, जो बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा, किसने कैच रखा है, न्यूक्लियर फोर्स को। बाइंडिंग एनर्जी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस, force of attractions of a nucleus on the electrons, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होगा उसको हम बोल देंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी, या इसको हम दूसरा नाम हमने इसको बोल रखे, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शंस। वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन जिसको हम W0 से डिनोट करते हैं, या हमारा h0 हो जाएगा। तो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, व्हेन द रेडिएशन ऑफ द सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोल देंगे 3/3 फ्रीक्वेंसी, स्ट्राइक टू द मेटल सरफेस, जब जैसे ही मेटल सरफेस से स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं इजेक्ट। तो इस तरह का जो फिनोमिना है उसको हम बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब हमने न्यूमेरिकल निकालना है, इसमें फिर एक चीज और हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, ये ही हमारा क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो एक इलेक्ट्रॉन, इसको हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमने एक सिस्टम और अप्लाई किया। हमने क्या किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल्स, हमारा क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमने यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज किया टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या किया, जो आपका दो प्लेटें लगा दी हमने बैटरी की, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आपका क्या हुआ, यहाँ से निकल के गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये चार्जेस को वापस आपका क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इधर चल रहा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होके इधर मूव करना स्टार्ट कर दिया। ये मान लो यहाँ पे प्लेट थी, प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इधर मूव किया, लेकिन ये इसको क्या कर रहा है,
अपोजिट प्लेट इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्टॉप। तो हमें ये पता लग जाएगा इलेक्ट्रॉन जो आपका स्टॉप हुआ है कि हमने इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक एंड कैलकुलेट्स वी कैलकुलेट्स द स्टॉपिंग पोटेंशियल्स, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल्स। तो इससे इसकी हेल्प से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ। इसी के साथ में, ठीक है, इसी के साथ में हमारी एक आइंस्टाइन की जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी हम यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6×10⁻⁹ कूलम। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये आपकी जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि हमने दो प्लेटें लगा रखी है यहाँ पे, ठीक है ना, तो जो एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल, एक आपका नेगेटिव टर्मिनल्स, ये हमने दो आपके, तो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे अभी बिल्कुल इनिशियली क्या है, ये 0 स्पीड है। इनिशियली क्या है, इनिशियली का मतलब व्हेन वोल्टेज नॉट अप्लाइड, व्हेन वोल्टेज नॉट अप्लाइड, जब हमने उसको अप्लाइड नहीं किया तो आपकी उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0, ठीक है। अब हमने क्या किया सेकंड केस में, देन अप्लाई 1 वोल्ट, ठीक है ना, 1 वोल्ट, देन इट स्टार्ट मूव, देन इट स्टार्ट मूव, इसने चलना स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट मूव, इसका मतलब इट स्टार्ट मूव, तो इसने कितनी है, सो इट एक्वायर्स, सो वी कैन से इट एक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और वो किससे डिपेंड होगी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, जब हमने इसके ऊपर पहले कोई भी अपने वोल्टेज अप्लाई नहीं की तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड थी वो बिल्कुल 0 थी। जैसे ही हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अप्लाई की तो इस इलेक्ट्रॉन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब इसने जो एनर्जी है वो सीधे डिपेंड करती है इसके ऊपर चार्ज, क्योंकि अपोजिट प्लेट की तरफ मूव करेगा ये। तो ये यहाँ पे पहले 0 था, इनके बीच में कोई ट्रैक्शन नहीं था। जैसे 1 वोल्टेज अप्लाई की हमने, 1 वोल्टेज से नीचे अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टार्ट नहीं होता, इसका जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होता है 1 वोल्ट के ऊपर। तो 1 वोल्ट जैसे अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड थी वो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके अपोजिट में होगा। तो इसका मतलब जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1.6×10⁻⁹ कूलम, ठीक है। एक चीज और इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर से, ठीक है। अब हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है रेडिएशन एज ए कंटिन्यूसली आती है, हमारी कैसे आती है, कंटिन्यूसली। जो हमारी रेडिएशन है, जो हमारी लेंथ चलती है, जो वेव्स चलती हैं, जो हमारी लाइट है वो कैसे आती है, लाइट आती है कंटिन्यूसली आएंगी। तो इसका मतलब जो मेटल है इसके सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो जाएगी, इसके ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी यहाँ पे, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को एमिट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसने क्या कहा, जैसे मान लिया किसी भी मेटल को रख दें बाहर सन रेडिएशन के अंदर, तो किसी भी मेटल को रख दें तो कुछ देर के बाद वो रेडिएशन को एमिट करना, या फिर जैसे ट्यूब है, ट्यूब के सामने भी जैसे मेटल को रख दें तो क्या होगा, इसके ऊपर धीरे धीरे एनर्जी इकट्ठी होनी स्टार्ट हो, क्योंकि रेडिएशन तो कंटिन्यूसली आ रही है, और इकट्ठी होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देती है। तो यहाँ पे इसका मतलब कि जैसे जैसे आपकी रेडिएशन इसके ऊपर आती जाएंगी, एनर्जी इज कंटिन्यूसली इंक्रीज, एनर्जी इज ए कंटिन्यूसली इंक्रीज, तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती चली जाएगी एनर्जी। तो इसका मतलब कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही एट, तो आफ्टर सम टाइम्स
सम टाइम इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स इज इजेक्ट, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वहां से इजेक्ट हो जाएगा। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल्स। इलेक्ट्रॉन ejected at a particular, electrons eject at a particular frequency, एक particular frequency के ऊपर। सो दिस थ्योरी इज फेल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना। ठीक है।